हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज साइंस आर्टिकल से कुछ 7-8 टॉपिक देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस किस वायरस में पाया जाता है? इससे रहेगा HIV वायरस, रेट्रो वायरस और भी बहुत सारा प्रकार के वायरस का नाम। तो ध्यान देना है कि रेट्रो वायरस में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं। एंजाइम जो RNA से DNA बनाता है, विपरीत प्रक्रिया। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखना है कि एंजाइम जो RNA से DNA बनाता है, विपरीत प्रक्रिया क्यों कहा जा रहा है कि जनरली जब आप पढ़िएगा तो DNA से क्या होता है, RNA का निर्माण होता है। लेकिन ये रेट्रो वायरस के कारण उसमें RNA ही मौजूद होता है और उससे DNA बनता है। 1970 में खोजा गया था रेट्रो वायरस। ठीक है, और ये पाया जाता है किसमें? रेट्रो वायरस में पाया जाता है। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की प्रक्रिया जो होता है वो रेट्रो वायरस में। रेट्रो वायरस संक्रमण में DNA बनता है, कोशिका में प्रवेश करता है और नए वायरस का उत्पादन करता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग क्या है? तो जीन क्लोनिंग में इसका उपयोग है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग है। ठीक है, फिर उपयोग और देखना है तो रेट्रो वायरस संक्रमण का अध्ययन करने में भी प्रयोग हो सकता है। जीन क्लोनिंग, DNA निर्माण और कुछ कैंसर निदान में भी प्रयोग हो सकता है। सीमाएं क्या है? त्रुटियां उत्पन्न कर सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है। फिर मूल्यवान उपकरण विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक तरह से ये जो प्रक्रिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का, तो ऊपर जो है वही सब उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाए, मीथेन हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, तो ये सब जो है एक तरह से कौन सा गैस है? हरित गृह प्रवाह पैदा करता है, मतलब तापमान को अवशोषित करने का काम करता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन यदि CO2 और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड में तुलना किया जाए, और तुलना करके हो सकता है कहीं कहीं पूछा भी जाता हो और पूछा भी जा सकता है, तो सबसे ज्यादा तापमान को ऑब्जर्व यदि करता है, ठीक है, तो कार्बन से तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है 273 गुना अधिक 100 वर्षों में। और मीथेन जो है क्या है? 80 गुना अधिक करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और CO2 सबसे कम करता है। तो इसको यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले CO2 को रखेंगे, फिर मीथेन को रखेंगे, फिर नाइट्रस ऑक्साइड को, फिर आप अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते तो उसको उल्टा कर लेना। तो आइए देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। तो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, रंगीन है, अज्वलनशील है, मीठी गंध वाली है। साथ ही साथ इसी को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। यदि ये कहीं पे रिलीज हो जाए तो सब हंसने लगते हैं, इसीलिए लाफिंग गैस होता है। उत्सर्जन में वृद्धि 1980 से 220 के बीच 40% की वृद्धि। ये एक डेटा है कि इसकी जो वृद्धि है लगभग जितना वातावरण में मौजूद था उसका 40% का यहाँ पे वृद्धि हो गया है। ठीक है, शीर्ष उत्सर्जक, चलिए इसको भी डार्क रखना है, तो चाइना, उसके बाद भारत, फिर अमेरिका, ब्राजील, रूस, ये शीर्ष 5 उत्सर्जक है N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, फिर है मुख्य स्रोत कृषि, नाइट्रोजन उर्वरक, पशुधन। तो एक चीज और है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज्यादा रिलीज कहाँ से होता है? तो कृषि स्रोत से, जैसे नाइट्रोजन उर्वरक का यूज करते हैं, या पशुधन से। औद्योगिक प्रक्रियाएं, लेकिन सबसे पहला नंबर पे यही है। ठीक है, औद्योगिक प्रक्रियाएं, जीवाश्म ईंधन, ये सबसे भी प्राप्त होगा, बट पहला नंबर पे वही है। कृषि का योगदान इसमें कितना है? 74% है पिछले दशक में। सबसे ज्यादा क्या है? कृषि से ही नाइट्रस ऑक्साइड अभी के अध्ययन के अनुसार है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है CO2 से 273 गुना अधिक शक्तिशाली है ये। प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग में योगदान, समाधान कृषि सुधार,
उर्वरक उपयोग कम करना, पशुधन प्रबंधन, नीतिगत हस्तक्षेप। खतरा क्या है? दुरुपयोग खतरनाक, अधिक मात्रा में सांस लेने से बेहोशी हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी और मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है। अतिशोषक बहुलक, अतिशोषक बहुलक जिसको बोलते हैं एसएपी। अतिशोषक बहुलक एसएपी आखिर होता क्या है? करे एक बहुलक जो बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ को अवशोषित कर सकता है। यहाँ से उपयोग क्या है? डायपर, सैनिटरी पैड और अन्य स्वच्छता उत्पादों में उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है? ये अपने वजन से 300 गुना अधिक तरल पदार्थ सोख सकता है। तो बहुलक पॉलीमर तो जानते हैं, कृत्रिम रूप से ये बनाया जाता है। फिर है अवशोषण तंत्र, सोडियम आयनों का उपयोग करके जल अणुओं को आकर्षित और बनाए रखता है। ठीक है। संरचना की बात यदि करें तो आमतौर पर एक्रिलिक अम्ल जैसे बहुलकों से बनता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, बहुलक प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। ठीक है। जैसे रुई है तो वो क्या हो गया? प्राकृतिक बहुलक हो गया। तो एक्रिलिक, इसमें क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में क्या है डिफरेंस करके दिया जा सकता है कि प्राकृतिक बहुलक से इसे प्राप्त किया जाता है, तो नहीं, ये एक्रिलिक एक तरह से कृत्रिम ही है। ठीक है, रासायनिक विधि से। चलिए आगे देखते हैं। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग जिसको बोलते हैं एमआरआई, आखिर ये होता क्या है? तो चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एमआरआई शरीर के विस्तृत छवियां उत्पन्न करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये तो पता है, ये भी खबर में रहा था इसीलिए है। फिर एक क्रिया विधि, शरीर में हाइड्रोजन परमाणु को संरेखित करता है, उत्सर्जित संकेत छवियां बनाते हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये टर्म जरूर याद रखना है। ठीक है। फिर है उपयोग, मस्तिष्क, रीढ़, जोड़ों, मांसपेशियों और आंतरिक अंगों की इमेजिंग विभिन्न चिकित्सा स्थितियों के निदान के लिए ये मूल्यवान है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये उठ सकता है कि ये सिर्फ मस्तिष्क का इमेजिंग करता है या फिर हृदय का इमेजिंग करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या है ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो ध्यान देना है, मस्तिष्क, रीढ़, जोड़ यानी पूरे शरीर में लगभग ये इमेजिंग करता है। उत्तक विभेदन, जल तत्व और उत्तक घनत्व में अंतर के कारण विभिन्न प्रकार के उत्तकों के बीच विभेद भी प्रदान करता है। ठीक है, उत्तकों में डिफरेंस भी ये पता कर सकता है। गैर आक्रमण कर सुरक्षित है, ये कोई आयनकारी विकिरण नहीं होती है, विस्तृत कोमल उत्तक मूल्यांकन के लिए आदर्श होता है। आइए देखते हैं एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में अंतर। ठीक है, क्वेश्चन आते रहता है, वही देखते हैं। विशेषता एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में हम देखेंगे, यदि सिर की बनावट हो तो एशियाई हाथी का कैसा होता है? गुंबद वाला, केंद्र में थोड़ा गड्ढा। फिर अफ्रीकी हाथी की बात करें तो अधिक भरा हुआ होता है, केंद्र में यानी गड्ढा कम होता है, अधिक गोल होता है उसका सर, शीर्ष पर एक गुंबद टाइप का होता है। ठीक है। कान की बात करें एशियाई हाथी का तो ये छोटा होता है, छोटे आकार में छोटे, लगभग अर्धवृत्ताकार। लेकिन अफ्रीकी हाथी की बात करें तो बड़े, लगभग अफ्रीकी महाद्वीप के आकार के। मतलब कि इसका कान का आकार भी है लगभग कैसा? अफ्रीका के आकार के, अफ्रीकी हाथी का। ठीक है, छोटे आकार में लगभग अर्धवृत्ताकार आकार, तुलनात्मक रूप से छोटा, वयस्क 3.5 मीटर तक। मतलब इसका वयस्क का हाइट 3.5 मीटर तक, बड़ा वयस्क का 4 मीटर तक। दांत केवल नर में होते हैं, मादाओं में अल्प विकसित दांत होते हैं। क्या है? केवल नर में होते हैं दांत। ठीक है, मादाओं में अल्प विकसित दांत होते हैं। ठीक है। फिर नर और मादा दोनों में होते हैं यहाँ पे दांत। निचला होठ कैसा होता है हाथी का? तो लंबा और पतला एशियाई हाथी का, बट छोटा और गोल होता है अफ्रीकी हाथी का। फिर है दांतों का आकार की बात करें तो संकोचित हीरे के आकार का होता है, ये हो गया एशिया वाले का। और लोकोसोडंट या ढलानदार ये होता है अफ्रीकी हाथी का। आइए देखते हैं रिसोटॉप मिशन आखिर क्या है। तो क्या है रिसोटॉप मिशन? अवैध शिकार से निपटने और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर गैंडों का संरक्षण। फिर है प्रौद्योगिकियों का उपयोग,
अवैध शिकार को रोकने के लिए गेंडे के सींगों में रेडियोधर्मी प्रत्यारोपण किया जाता है। फिर है सहयोगात्मक प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, अनुसंधान संस्थान और स्थानीय वन्यजीव संरक्षण प्राधिकरण सहित कई हितधारकों से संयुक्त उद्यम, ये सब क्या है, इसके संरक्षण में सहयोगात्मक है। फिर प्रभाव, गेंडे के अवैध शिकार की समस्या का अस्थायी और प्रभावी समाधान प्रदान करना। चलिए आइए देखते हैं मीथेन के बारे में। तो मीथेन के बारे में भी क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो तापन शक्ति, तो वायुमंडल में मुक्त होने के बाद पहले 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली निकट अवधि में तापन की गति निर्धारित करता है। आज की अच्छा क्या बोल रहा है इसके बारे में अभी हम बता रहे थे कि वायुमंडल प्रयुक्त होने के बाद पहले 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली निकट अवधि में तापन की गति निर्धारित करता है। आज की वैश्विक तापन का कम से कम 25% मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न मीथेन के कारण है। तो ये भूमिका में देख लेंगे, ठीक है। सॉरी, सब एक में कैसे मिल गया है, तो समझने में दिक्कत हो रहा है। तो वायुमंडल में मुक्त होने के बाद 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक शक्तिशाली, ये मान के चलते हैं, इसमें यहीं तक है ये। फिर है भूमिका, निकट अवधि में तापमान की गति निर्धारित करता है। आज की वैश्विक तापन का कम से कम 25% मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न मीथेन के कारण है। तो ये टोटल इसमें देखेंगे, ठीक है। भूमिका में स्रोत, कुल वैश्विक मीथेन का उत्सर्जन 60%, लैंडफिल, तेल और गैस प्रणाली, कृषि कार्य, कोयला। अच्छा, इसको देख लेते हैं, क्या कि ये बिगड़ गया, अब दोबारा वीडियो तो रिकॉर्ड होगा नहीं, सब तो ठीक था, इसमें बिगड़ गया ना। चलिए, यहाँ पे दोनों स्रोत है मानव स्रोत है, तो यहाँ से स्रोत ही है मानव और प्राकृतिक। कुल वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का 60%, लैंडफिल, तेल और गैस प्रणाली, कृषि कार्य, कोयला खनन, अपशिष्ट जल उपचार, कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं, जीवाश्म ईंधन का दहन, लैंडफिल अपघटन, तेल और गैस उद्योग, ठीक है। और भी है योगदानकर्ता में गाय, भेड़, बकरी, भैंस, रुमेन में घास के किण्वन के माध्यम से मीथेन का उत्पादन। रुमेन उसको बोलते हैं जो जुगाली करके अपने भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एनिमल्स, ये सब ही आएगा, ठीक है। तो यही सब तो है रुमेन, किण्वन के माध्यम से मीथेन का उत्पादन। अच्छा, सब इसमें जुगाली करने वाले जानवर। तो यहाँ से ये शुरू हो गया, यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। फिर है समन तकनीक। पूरक में लाल समुद्री शैवाल शामिल करने से गायों में मीथेन उत्पादन में भारी कटौती हो सकती है। पूरक में लाल समुद्री शैवाल शामिल करने से गायों में मीथेन उत्पादन में भारी कटौती हो सकती है। तो पूरक के रूप में, भोजन के रूप में इसको मिलना चाहिए शायद। आइए देखते हैं। सेंटियागो नेटवर्क ऑन लॉस एंड डैमेज, तो विषय और विवरण है, ठीक है। स्थापना की बात करें तो COP20 के दौरान 2019 में UNFCCC के तहत जलवायु प्रेरित हानि और क्षति को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था। स्थापना यहाँ तक देखेंगे। फिर उद्देश्य क्या है, विकासशील देशों को LND प्रभावों के प्रबंधन में तकनीकी सहायता और समर्थन प्रदान करना। तकनीकी सहायता, ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाना। फिर एक कार्य क्या है, ज्ञान संवर्धन, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, समन्वय, ठीक है, देशों और अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों के बीच एक सेतु के रूप में। सहयोग तो वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म और लॉस एंड डैमेज फंड के साथ ये कार्य करता है, ठीक है। आगे है महत्व, तो जलवायु समझौता को बढ़ाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, विकासशील देशों के लिए वित्तीय, तकनीक और क्षमता निर्माण संसाधन सुरक्षित करने में सहायता करता है। अच्छा, चलिए, तो आज का ये पूरा हो गया खत्म। 7 से 8 टॉपिक आज था। तो मिलते हैं कल CSET का एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में, रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेकर कल उपस्थित रहेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे
स्टॉप करते हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।